हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 8 फिजिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स सेक्शन से पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। आपको 1D बॉक्स पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? psi1x, psi2x और psi3x ये हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट ऑफ 1D बॉक्स। E1, E2, E3 ये एनर्जी वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू psi1, psi2 एंड psi3। तो आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये एक मिक्स स्टेट वेव फंक्शन है जिसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। आप इसी वेव फंक्शन को ब्रैकेट नोटेशन में लिखें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखें, psi xt इक्वल्स टू psi c1 psi1 प्लस c2 psi2 प्लस c3 psi3। अब एक चीज और, आपको यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट पार्ट भी दिया हुआ है और ये जो psi1 psi2 psi3 होती है ये स्टेशनरी स्टेट्स होती है। तो आप इसको इसी psi1 psi2 और psi3 में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आपको इसको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी स्टेशनरी स्टेट में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम डिपेंडेंट पार्ट पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती। अगर आपके पास कोई भी टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, किसी ऑपरेटर की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होगी, अगर आपके पास इक्वल्स टू 0 पर सेम वेव फंक्शन गिवन है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं करती। किसके लिए? स्टेशनरी स्टेट के लिए। और ये सारी स्टेशनरी स्टेट से आपको गिवन। दूसरा, जो C1 C2 C3 इनका स्क्वायर आपको क्या बताता है? C1 स्क्वायर बताता है पार्टिकल के psi1 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, C2 स्क्वायर बताता है पार्टिकल के psi2 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और C3 स्क्वायर बताता है पार्टिकल के psi3 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है कि पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालिए, फिर ऑपरेटर को अप्लाई करके एनर्जी आइगन वैल्यू, और वो बहुत लंबा मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है? जो psi1 psi2 और psi3 1D बॉक्स में कोई भी आइगन स्टेट वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के आइगन स्टेट होती, मतलब एनर्जी प्रिसाइजली डिफाइंड होती। तो ऐसे केस में किसी भी मिक्स स्टेट, जो आपको मिक्स स्टेट दी हुई है, किसी ऑपरेटर की अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है P1 टाइम्स प्लस P2 प्लस P3 P1 P2 P3 है पार्टिकल के स्टेट psi1 psi2 और psi3 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। आप डायरेक्टली लिख दोगे P1 स्क्वायर E1 प्लस P2 स्क्वायर E2 प्लस P3 स्क्वायर E3। दूसरी चीज, जो nth स्टेट एनर्जी होती है 1D बॉक्स में, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से किस तरीके से कनेक्टेड होती है? nth स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स E1। अब आपको C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर की वैल्यू देखनी। आपको यहाँ पर जो ये कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, √2/3, √1/6 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 और √1/6 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, ये है वैल्यू C1 C2 और C3। आप ध्यान से देखेंगे C2 और C3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो C1 स्क्वायर, यूजुअली हम इसको रियल नंबर के फॉर्म में हमें क्वेश्चन में दिया होता है। एक्चुअल में जो C1 स्क्वायर होता है दैट इज C1 स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइम्स C1। सिमिलरली जो C2 स्क्वायर होता है ये C2 स्टार टाइम्स C2, मतलब C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय C2। C3 स्क्वायर होता है C3 स्टार टाइम्स, जब आप
ऊपर दिए हुए कोएफिशिएंट को रखेंगे तो आपको C1 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2/3, C2 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1/6 की जो एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट है माइनस और माइनस आप एक दूसरे को कैंसिल कर दें। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। टू द पावर 5/6 मल्टी बाई √6 टू द पावर माइनस आयोटा 5 प्लस एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करके 1 विल बी 1/। सिमिलरली C3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6। एक चीज़ और आपको स्टार्टिंग में चेक करनी चाहिए कि जो ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अगर इनका समेशन 1 है, इसका मतलब आपको जो वेव फंक्शन दिया हुआ है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। बस आपको अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू C1 स्क्वायर की वैल्यू है 2/3 टाइम्स एनर्जी है E1 प्लस C2 स्क्वायर की वैल्यू है 1/6 टाइम्स E2 की वैल्यू होगी n स्क्वायर वैल्यू 2 4 टाइम्स E1 प्लस E3 की वैल्यू होगी 9 टाइम्स E1। सभी को ऐड करोगे तो मिलेगा 17 E1 डिवाइडेड बाई जो ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऐड कर दिया है। एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो P1 E1 प्लस P2 E2 ये जो आपको फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये केवल उन्हीं ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल है जिसकी जो जो वेव फंक्शन है उस ऑपरेटर का करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट होनी चाहिए। आप सेम फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन को निकालने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो nth स्टेट आइगन स्टेट जो nth स्टेट की जो आइगन फंक्शन होता है वो पोजीशन ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं होता है। इसलिए पोजीशन अगर पोजीशन ऑपरेटर का आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है सेम स्टेट में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। केवल उन्हीं ऑपरेटर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते किसी भी सिस्टम में जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो psi1 psi2 psi3 है वो उस ऑपरेटर के आइगन फंक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल का फॉर्म कुछ ऐसा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 और उससे कम में पोटेंशियल इनफाइनाइट है। फिर x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक पोटेंशियल की वैल्यू v0 है और उसके बाद पोटेंशियल फिर से 0 है। a ये b आपको ये गिवन है पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, पार्टिकल की एनर्जी इज लेस देन ये जो हाइट है दिस इज v0। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन बताना है। सबसे पहले हमें वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वेव फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका वेव फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। दूसरा, वेव फंक्शन का स्लोप। वेव फंक्शन का स्लोप एक जनरल मिसकंसेप्शन बच्चों में है कि हर जगह कंटिन्यूस नहीं होता, केवल तभी कंटिन्यूस होगा जब पोटेंशियल में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूस only if potential Vx has finite discontinuity। इस चीज को बच्चे ध्यान रखें, कंटिन्यूटी। वेव फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, स्लोप तभी कंटिन्यूस रहेगा जहां पर तो जो पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। x इक्वल टू 0 पे देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट, और अचानक से पोटेंशियल घट के कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज इनफाइनाइट।
तो x इज इक्वल टू 0 पर कभी भी वेव फंक्शन जो उसका स्लोप है डी साई बाई डी एक्स वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब x इक्वल टू ए पे देखिए, पोटेंशियल डिसकंटिन्यूस तो है, यहाँ पर 0 था, अचानक से कितना हो गया वी नॉट, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है। x इक्वल टू 0 पर जो डिसकंटिन्यूटी थी वो कितनी है, इनफाइनाइट। तो आप एक चीज देखिए तरीके से, अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, सबसे पहले x लेस देन 0 इस रीजन में पार्टिकल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। पार्टिकल इस रीजन में, रीजन 1 में कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब x इजिकल टू 0 पे वेव फंक्शन को कितना होना चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, 0। इसके बाद जो भी वैल्यू होगी, लेकिन x इजिकल टू 0 पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, पहले में x इजिकल टू 0 में है, ठीक है। दूसरे में x इजिकल टू 0 में वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तीसरे में भी 0 है, ठीक है। चौथे में 0 नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद एक ट्रिक और होती है, इफ, याद रखना, अगर आपको गिवन जो पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, जो भी रीजन में आप देखना चाह रहे हैं वेव फंक्शन की वैल्यू, अगर आपको पोटेंशियल कांस्टेंट है उस रीजन में और आपकी एनर्जी की वैल्यू उस पोटेंशियल से ज़्यादा है, याद रखिएगा ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट उस रीजन में, जैसे 1D बॉक्स इनफाइनाइट है कांस्टेंट, यहाँ 0 है कांस्टेंट, यहाँ इनफाइनाइट है पोटेंशियल, वहाँ भी ये ट्रिक लग सकती है। पोटेंशियल बैरियर देखो, इस रीजन 1 में पोटेंशियल क्या है, 0, रीजन 2 में वी नॉट, रीजन 3 में फिर से 0। तो इन सभी वन डायमेंशनल केसेस में ट्रिक लग सकती। अब अगर आपकी एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, ऑसिलेटरी। अगर आपका जो एनर्जी है पोटेंशियल से कम है तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। बस इन इस ये दो ट्रिक, और यहाँ पर वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए या नहीं कंटिन्यूस होना चाहिए, बस ये चार चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी है, हम इजीली पता कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑप्शन 1 पे, यहाँ पर स्लोप जो डी साई बाई डी एक्स है वो कंटिन्यूस नहीं है। देखेंगे किस तरीके से, अचानक से वेव फंक्शन ऐसे आ रहा है और स्लोप क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, यहाँ पर एक्स इजिकल टू ए पर। तो ऑप्शन ए भी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब बचे बी और सी। अभी अभी मैंने बताया ए से बी के बीच में पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल से क्या है, कम है। अब देखिए पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है, तो इस रीजन में सोल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। लेकिन सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन, ऑप्शन सी भी करेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन बी। हमेशा याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, ये चार चीज आपको चेक करनी है कि अगर साई कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे, स्लोप कंटिन्यूस होगा तभी जब पोटेंशियल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कैरी करेगा। उसके बाद सोल्यूशन चेक करने के लिए कि ऑसिलेटरी सोल्यूशन है या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, इसके लिए आपको ये केवल ये देखना है टोटल एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है या टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है। पोटेंशियल से ज़्यादा है अगर टोटल एनर्जी तो ऑसिलेटरी सोल्यूशन होगा, अगर पोटेंशियल से कम है तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। रीजन ये मान लो रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 और ये रीजन 1। रीजन 1 में जो वेव फंक्शन है 0 होगा क्योंकि पार्टिकल यहाँ पाया नहीं जाएगा। इसके बाद रीजन 2 ये ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। इसके बाद रीजन 3 में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, फिर 4 में आके फिर से साइनसोइडल फंक्शन होता है, लेकिन 0 से a के बीच में आप
अगर ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा साइनोसॉइडल फंक्शन होता है पूरा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशनल प्रिंसिपल का है, वेरिएशनल मेथड का है, पर्टर्बेशन थ्योरी का। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कोई भी मैथमेटिकल या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वेरिएशनल मेथड क्या होता है, यदि आपके पास मान लीजिए साई वन, आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है हीलियम एटम का, पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन है हीलियम एटम, और आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हीलियम एटम के जो पोटेंशियल होता है उसके लिए इस ट्रायल वेव फंक्शन से आपने एक एनर्जी एस्टिमेट निकाला, दैट इज E1। सिमिलरली ट्रायल वेव फंक्शन साई टू से भी आपने एक एनर्जी एस्टिमेट निकाला E2, और एक्चुअल में जो हीलियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट इज E0। याद रखना वेरिएशनल जो मेथड होता है वो हमेशा आपको अपर बाउंड देता है। अपर बाउंड का मतलब, अपर बाउंड कैलकुलेट करने का मतलब कि जो ये E1 E2 आप एनर्जी एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा ही होगा, ठीक है। कभी भी ये जो आपको एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी उससे कम नहीं होगा। तो जो दोनों ही ट्रायल वेव फंक्शन आपको दिए हुए साई वन और साई टू, इनके करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट एनर्जी एस्टिमेट क्या है E1 और E2। तो E1 भी हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए और E2 भी हमेशा ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल है। चारों ही ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन ए क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन डी यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E0, E2 ग्रेटर देन E। अगर आप किसी ने कैलकुलेट करने की कोशिश की हो E1 और E2, करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आप इजीली कंसेप्ट से ये करेक्ट आंसर बता सकते थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके का अगर आप देखोगे तो फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है, वो भी कुछ इस तरीके का होता है, प्लेन वेव सोल्यूशन, ठीक। अब जो पार्टिकल, जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। इसका जो आप देखेंगे गॉसियन सोल्यूशन होता है। तो जो आपको वेव फंक्शन दिया है ये डायरेक्टली इस पोटेंशियल का तो सोल्यूशन नहीं है, और जो दोनों ही ये सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं वेव पोटेंशियल के, ये दोनों ही स्पेशली वेरिंग है, मतलब पोजीशन के साथ चेंज हो रहे हैं, e⁻⁻⁴x और साइन अल्फा एक्स, पोजीशन के साथ दोनों पोटेंशियल चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो फ्री पार्टिकल प्लेन वेव सोल्यूशन होता है, किस केस में पॉसिबल होता है, इफ v ऑफ x इज कांस्टेंट और जीरो, जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो, तब आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो एक्सपोनेंशियली जो प्लेन वेव सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बिना सॉल्व करे लिख सकते थे कि वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है, आपका जो वेव फंक्शन गिवन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दीजिए, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m टी स्क्वायर साई अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। मान लीजिए क्योंकि ई कांस्टेंट रहता है किसी भी स्टेट के लिए, जब आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी तो क्या होता है, ई फिक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको साई की वैल्यू क्या दी हुई है, e⁻⁻α छोटा एक्स प्लस बीटा। इस सोल्यूशन में आप पुट करिए, साई डबल प्राइम क्या होगा, साई डबल प्राइम इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर साई। बेसिक कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस अल्फा स्क्वायर साई प्लस पी एक्स साई
इक्वल्स टू ई साई। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू, दैट कॉन्स्टेंट इज, ठीक है। तो जो प्लेन वेव जो सोल्यूशन होते हैं इस तरीके के, ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो पोटेंशियल गिवन रीजन में क्या हो, जीरो या कांस्टेंट हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए पोटेंशियल, x लेस देन जीरो के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट है और x ग्रेटर देन जीरो के लिए v नॉट प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है सेम है, प्लस वी नॉट उसमें ऐड कर दिया, तो आपका पोटेंशियल थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है और जो ये टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है इसको बोलते हैं असिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। देखो ये सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन और किस तरीके से उसके एनर्जी लेवल और दिखा ड्रॉ किए जाते हैं, और ये नॉन सिमेट्रिक असिमेट्रिक पोटेंशियल जो आपको गिवन है। सबसे पहले आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा हुआ है कि जो ई जे है वो जेएथ लेवल एनर्जी लेवल बताता है, क्यू आर एस, चार अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। चारों ही केस को आपको सेपरेटली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो जो सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये क्या होती है, nth स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू। अब समझिए, मैंने अभी अभी आपको ऊपर वेव फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी। दोनों ही केस में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये असिमेट्रिक वेल है, असिमेट्रिक पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दोनों ही केस में पोटेंशियल सेम होता है। बस डिफरेंस कितना है, x लेस देन जीरो के लिए इसमें पोटेंशियल सिमेट्रिक है, यहाँ पर x लेस देन जीरो के लिए पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है, फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है इसका मतलब रीजन वन x लेस देन जीरो में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो। अगर वेव फंक्शन इस रीजन में जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो, क्योंकि वेव फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो सारी ही स्टेट जिसमें x इज इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन जीरो ना हो, वो इस असिमेट्रिक वेल के सोल्यूशन नहीं होते। जैसे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आप देखिए, x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं होता, मतलब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो जो आपको हार्मोनिक जो प्रॉब्लम दी है उसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से आई टू स्टेट देखिए, x इज इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन जीरो है, इसका मतलब जो साई टू स्टेट है ये मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आप लिख दीजिए साई जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो, साई वन, साई टू, यहाँ पर लिखिए साई। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो अब आपके नए सिस्टम के ग्राउंड स्टेट है। क्यों, आपको पूरा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहीं से देख लीजिए कि x इज इक्वल टू जीरो पर आपका वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए और हार्मोनिक ऑसिलेटर के वो सारी स्टेट्स जिसमें x इज इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन जीरो नहीं है, वो नए जो आपको पोटेंशियल है उसका सोल्यूशन नहीं होंगे। बाकी जितने भी इसके ऊपर के जितने वेव फंक्शन होते हैं जो x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होंगे, वो इस नए पोटेंशियल के सोल्यूशन होंगे। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू इस तरीके से होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एच कट ओमेगा बाई टू, फिर 3 एच कट ओमेगा बाई टू एन इक्वल टू 1 के लिए, फिर 5 एच कट ओमेगा बाई टू, फिर 7 एच कट ओमेगा बाई टू। अब आप देखेंगे ये वाली एनर्जी आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन जीरो नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद जितने भी अल्टरनेट वेव फंक्शन होते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज, वो सारी की सारे स्टेट कैंसिल हो जाते हैं। तो जो बचे वो नई, जो आपको नया सिस्टम दिया उसकी एनर्जी आइगन स्टेट्स रहते हैं। बाकी क्यों नहीं रहते? क्योंकि जो वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो जो नया स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 एच कट ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कितनी हो जाएगी? 7/2 कट ओमेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की कितनी हो जाएगी? 11/2 एच कट ओमेगा। तरीके से आप ध्यान रखना। अब आपको यहाँ 4 डिफरेंट डिफरेंट केस दिए हुए हैं। पहला, इसमें जो शिफ्ट है वी नॉट ये जीरो है। पी जो केस दिया हुआ है, तो आपको जो शिफ्ट कितना दिया हुआ है? जीरो। दूसरे वाले में शिफ्ट की वी नॉट की वैल्यू है 3 एच कट। तीसरे वाले में वी नॉट की वैल्यू है 4 एच कट। चौथे वाले में वी नॉट की वैल्यू आपको जीरो दी हुई। अब आपको जो चारों ही ऑप्शन है उसमें ये इस तरीके से पूछा हुआ है, जो पी केस है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है क्यू केस के ग्राउंड स्टेट के बराबर है। अब आपको अभी चेक करना पड़ेगा। फिर क्यू केस की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो एस केस के ग्राउंड स्टेट के बराबर है। तो आपको सेपरेटली सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने अभी अभी क्या बताया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी अब क्या है हार्मोनिक ऑसिलेटर की? ग्राउंड स्टेट एनर्जी विद शिफ्ट, सर पोटेंशियल में शिफ्ट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी वी नॉट प्लस 3/2 कट ओमेगा। ठीक है। अगर किसी भी तरीके का शिफ्ट नहीं है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है? सिंपली 3/2 एच कट ओमेगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा हुआ है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी रहेगी? अगर शिफ्ट है वी नॉट प्लस 7/2 एच कट ओमेगा, और अगर किसी भी तरीके का शिफ्ट नहीं, 7/2 कट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आपको हर चीज में ऑलरेडी हर केस में गिवन है। ओमेगा और वी नॉट की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले इस केस में पी केस के लिए कैलकुलेट करते हैं। पी केस में क्या है बस देखिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसकी कितनी है? ये होगा 3/2 एच कट ओमेगा, क्योंकि शिफ्ट किसी भी तरीके का नहीं है। 3/2 एच कट टाइम्स ये हो जाएगा 18। फिर क्यू केस में आ जाइए, इसमें शिफ्ट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी? वी नॉट 3 एच कट प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 12, हो जाएगा 21। थर्ड केस में आर वाले केस में क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट नॉट, क्योंकि शिफ्ट है, वी नॉट हो जाएगा 4 एच कट प्लस 3/2 एच कट की वैल्यू कट और ओमेगा 4, ये हो जाएगा 10। ठीक है। और एस केस के लिए वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वी नॉट जीरो है, 3/2 एच कट की वैल्यू है 40 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा 1। ठीक है। एक ऐसा केस भी है जिसमें आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू निकालनी है। आर केस के लिए क्या हो जाएगी देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4 एच कट प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू होगी 7/2 एच कट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 4, विल बी इक्वल टू 18। अब चारों ही ऑप्शन आप देखिए। सबसे पहले
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पी स्टेट इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट, सही है क्या ये? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पी स्टेट इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट, ये करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट इक्वल्स टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एस स्टेट, ये बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही केस में आपकी एनर्जी कितनी आ रही है, 21 H, 21 H। तीसरा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पी स्टेट इक्वल्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ आर स्टेट। अब देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पी स्टेट 18 H और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी है, 18 H। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर डी ऑप्शन है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ आर स्टेट इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ आर स्टेट 10 H, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्यू स्टेट 21 H, ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट। तो जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर आर, बी, सी एंड डी, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का, हाइड्रोजन एटम, जो आपके इसी हैमिल्टोनियन से सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन एटम में एन, एल, एम एल और एम एस, ये 4 गुड क्वांटम नंबर होते हैं। इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है उसमें आप एन, एल, एम एल और एम एस चारों की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम के केस में एल स्क्वायर, एस स्क्वायर, एल जेड और एस जेड, ये चारों ही क्या होते हैं, गुड क्वांटम नंबर। गुड क्वांटम नंबर मतलब इस हैमिल्टोनियन की सहायता से आप इन चारों ही जो ऑपरेटर हैं इनकी वैल्यूज आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही ये एल एस कपलिंग का जो आपके पास हैमिल्टोनियन मिला है, आप देखेंगे एल एस कपलिंग में जो आपका गुड क्वांटम नंबर होते हैं एन, एल, जे टोटल क्वांटम नंबर और एम जे। जो एच प्राइम हैमिल्टोनियन है इसमें एम एल इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एम एल और एम एस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस वेव फंक्शन की सहायता से इस ऑपरेटर को, ये जो हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है, वो डायगोनलाइज नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है एच प्राइम कम्यूट्स विद एल स्क्वायर, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एल प्रिसाइजली डिफाइन होता है, तो एल स्क्वायर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एच प्राइम कम्यूट्स विद एल जेड एंड एच जेड, नहीं। आप जो एल एस, जो एच प्राइम हैमिल्टोनियन आपको दिया हुआ है, इसमें आप एम एल और एम एस की वैल्यू को इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब एल जेड अगर आप अप्लाई करें इस हैमिल्टोनियन के जो आइगन फंक्शन आपको मिलेगा, तो आपको एल जेड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर एस जेड, तो जो ऑप्शन बी है इज नॉट करेक्ट। फिर दिया हुआ है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर द डिजनरेसी ऑफ एच नॉट इज 2 × 12+1, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन एटम हम पढ़ते हैं उसमें जब भी एल की वैल्यू, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, फिर एल की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से n माइनस। तो आपके क्वेश्चन में और आपको मेंशन किया हुआ कि आपको n और l दोनों वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। अब देखिए l के अंदर ml की कितनी वैल्यूज होती हैं, 2l + 1, और जो ये वैल्यूज हैं 12 + 1, अगर आप स्पिन डिजनरेसी इसमें लगाओ तो 2 × 12 + 1, मतलब आपको गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर अगर आपको दोनों गिवन है, तो गिवन स्टेट में डिजनरेसी कितनी होगी, 2 × 2l + 1। अब जैसे सिंपल
एग्जाम्पल मैं दूं तो कोई ऐसी स्टेट है, ठीक है, ऐसी स्टेट है, का मतलब वन ऐसी स्टेट, एन गिवन है वन, एल भी गिवन है जीरो, तो इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो आप फॉर्मूला में लगाइए 2 × 0 + 1, कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? डिजेनरेट, पूरे जो सिस्टम की डिजेनरेसी 2 है। अब ऐसी 2p6 2p स्टेट की बात करते हैं, इसमें n की वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 2, l की वैल्यू भी स्पेसिफाइड है 1, तो 2p स्टेट में आप देखेंगे कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है विद सेम एनर्जी, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2l + 1। तो अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l दिया हुआ है, कि जो डिजनरेसी होती है वो कितनी होती है? 2 × 2l + 1, करेक्ट आंसर। फिर H0, L², S², Lz, Hz हैव सेम सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन-स्टेट। अब समझिए, अगर कोई ऑपरेटर ए है और वो किसी ऑपरेटर बी के साथ कम्यूट करता है, अगर ये इनका कम्यूटेटर 0 है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों ही ऑपरेटर का जो आइगन स्टेट है वो साइमल्टेनियस कॉमन आइगन स्टेट। इसका मतलब अगर आप साई पे ए को अप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और इसी साई पे अगर आप बी ऑपरेटर को भी अप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग आपको एक फिक्स वैल्यू, मतलब एक आइगन वैल्यू आपको, तो जो साई स्टेट है वो ए और बी का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है। अब देखिए, जो हाइड्रोजन एटम का जो हैमिल्टोनियन हमें गिवन रहता है p²/2mVr, ये L², क्योंकि इसमें L² की वैल्यू प्रिसाइजली डिफाइन होती है, S², स्क्वायर की वैल्यू भी s × s+1 स्क्वायर, ये वैल्यू इस पर डिफाइन होती है, Lz ml × h, ये भी इसमें डिफाइन होती है, Hz ms × h, ये चारों ही वैल्यू इस हैमिल्टोनियन के लिए प्रिसाइजली डिफाइन होती हैं। दूसरा, ये चारों ही ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, इसीलिए जो इनके आइगन स्टेट हैं वो क्या होते हैं? कॉमन आइगन स्टेट होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सी एंड डी, बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एल एस कपलिंग में Lz और Hz के करस्पॉन्डिंग ml और ms जो क्वांटम नंबर होते हैं, दीज आर नॉट गुड क्वांटम नंबर, और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है mg, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी सहायता से हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टर्बेशन थ्योरी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर्टर्बेशन आपको दिया हुआ है h² 4ma², ठीक, और ये जो पर्टर्बेशन पोटेंशियल है ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है? 3a/4 से a तक, ये वैल्यू कितनी है? a, ठीक, बस आपको पता है जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है वैल्यू क्या होती है? साई0, जो भी आपको सिस्टम दिया उसका ग्राउंड, जो मतलब अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट, इस तरीके से, ये क्या है? अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का आइगन स्टेट। E1 बताता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और V1 आपको बताता है जो आपको पर्टर्बेशन गिवन है। आपको एनर्जी करेक्शन निकालना है, और कौन से उसमें निकालना है आपको? फोर्थ एनर्जी आइगन स्टेट, 1D बॉक्स है, उसके फोर्थ एनर्जी आइगन स्टेट में आपको करेक्शन निकालना है। साइन0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2/a साइन, फोर्थ एनर्जी आइगन स्टेट है तो 4πx/a, बस अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दीजिए, √2/a साइन 4πx/a, पर्टर्बेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट है h² / 40ma²,
कट स्क्वायर अपॉन 40 एम ए स्क्वायर टाइम्स रूट 2/a साइन 4 अपॉन ए को कैलकुलेट करेंगे। 2/a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 40 एम ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 3a/4 से परटर्बिशन शुरू हो रहा है, कहाँ जाके खत्म हो रहा है? ए पे। 3a/4 टू ए, अंदर रहेगा साइन स्क्वायर 4 पाई एक्स अपॉन ए प्लस और डी एक्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 अपॉन cos 2x। वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तब आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। टू एच कट स्क्वायर अपॉन 40 एम ए क्यूब इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 और cos 2x x की जगह पे आ जाएगा और पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स लिमिट रहेगी 3a/4 से a/। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला पार्ट है दिस विल बी 0, ठीक है। और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, क्योंकि बेस नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। a से a/4 है तो a माइनस 3a/4 की वैल्यू हो जाएगी a/4। बाहर अगर आप 2 से 2 कट जाएगा तो जो टोटल करेक्शन आएगा दैट विल बी एच कट स्क्वायर अपॉन 160 एम ए स्क्वायर। एन की वैल्यू है दैट विल बी 160। यहाँ पर ये जो बेसिक जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है आप रख दीजिए। ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है पर x/2 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट रखेंगे a माइनस 3a/4, इसकी वैल्यू a/4। यहाँ पर 40 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 160 ए स्क्वायर, तो n की वैल्यू 160। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ट्रिकी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन in the Coulomb field of proton is in the following state of coherent superposition of orthonormal state। इसी तरीके के क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ है। एक आपको स्टेट दी हुई साई, वो क्या है? 3 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट का जो सुपरपोजिशन से ये स्टेट बनी हुई है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो 1/9 प्लस 1/3 प्लस 5 ये इक्वल टू कितना है? 1। इसका मतलब ये जो आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। E1 E2 E3 क्या है? रिप्रेजेंट फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम। मतलब साई1 स्टेट के जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, साई2 स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2, साई3 स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E3। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई ऑपरेटर है, आपने एक स्टेट आपको इनिशियली गिवन है C1 साई1 प्लस 2 साई2 प्लस C3 साई3। इनिशियली आपका जो स्टेट है वो इस तरीके से लीनियर सुपरपोजिशन में मेंशन किया हुआ है। अब यदि आपका इनिशियल वेव फंक्शन क्या था? साई, साई स्टेट, ये आपका साई इनिशियल।
अब आपने सिस्टम पे एक मेजरमेंट किया, कोई भी एक ऑपरेटर अप्लाई किया और आपको क्या मिला, एनर्जी आइगन वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, मान लो E2 एनर्जी आपको मिल गई। तो E2 एनर्जी कौन से स्टेट में होती थी, I2 स्टेट में। इसका मतलब जो आपको सिस्टम है, जो इनिशियल वेव फंक्शन है, वो किस में कोलैप्स हो गया, फाइनली आपका जो वेव फंक्शन क्या हो गया, अब नया वेव फंक्शन जो है दैट इज साई 2। इनिशियली आपका वेव फंक्शन था साई, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, साई 1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। और फाइनली जैसे ही आपने मेजरमेंट अप्लाई किया, आपका जो वेव फंक्शन था वहाँ जाके कोलैप्स हो जाएगा साई 2 में। इनिशियली आपका वेव फंक्शन साई था, फाइनल वेव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा मेजरमेंट के बाद, साई 2। एक बहुत लेमैन एग्जांपल, मान लीजिए एक डाइस है, ये 6 फेसेज हैं, 6 के 6 फेसेज को आपने साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6 आपने मेंशन किया। आपने अभी तक मेजरमेंट नहीं किया, आपने जैसे ही पासा फेंका, मेजरमेंट है पासे को देखना, जैसे ही आपने पासा फेंका, स्टार्टिंग में 6 प्रोबेबिलिटी थी, साई 1 भी आ सकता था प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3, मतलब जो इनिशियल वेव फंक्शन था वो 6 के 6 आउटकम का सुपरपोजिशन था। जैसे ही आपने मेजरमेंट की, आपको 3 मिल गए, आपने देखा, देखते ही आपने मेजरमेंट की तो आपको क्या मिला, आउटकम 3। इसका मतलब अब फाइनली आपका जो सिस्टम था वो कौन से स्टेट में आ गया, साई 3 स्टेट। उसके बाद आप जितनी बार उस पासे को देखेंगे आपको 3 ही दिखेगा, मेजरमेंट है आपकी पासे को देखना। तो आपका जो सिस्टम का वेव फंक्शन है वो किस में कोलैप्स हो गया, साई 3 स्टेट। अब इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इनिशियली आपका वेव फंक्शन एक लीनियर कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का। जैसे ही आप मेजरमेंट करते हैं तो जो ये वेव फंक्शन था इसमें कोलैप्स हो जाएगा, जो भी आपका आउटपुट का, मान लीजिए आपको साई 3 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिली तो आपका न्यू वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 3। उसके बाद आप बार बार मेजरमेंट करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, साई 3 के करस्पॉन्डिंग E3 ही वैल्यू मिलेगी। अब उसका यहाँ पर यूज करना, अब देखिए क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट इज डन ऑन द सेम सिस्टम एट डिफरेंट टाइम्स। सबसे पहले आपने इस सिस्टम में आपने क्या किया, एनर्जी अप्लाई की, एनर्जी मेजर आपने की, कौन से टाइम पे, T1 टाइम। जैसे ही T1 टाइम पे आपने एनर्जी मेजर की, आपको क्या आउटकम मिला, E2। E2 मिला। तो स्टार्टिंग में आपका वेव फंक्शन क्या था, T1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। जैसे ही आपने एनर्जी मेजर करी T1 पे, तो आपका नया वेव फंक्शन किस में, आप जो इनिशियल वेव फंक्शन था वो किस में कोलैप्स हो जाएगा, साई 2, मतलब आपका फाइनल वेव फंक्शन साई 2। अब T1 टाइम्स के बाद T2 टाइम पे आपने फिर से एंगुलर मोमेंटम मेजर किया, T2 टाइम एंगुलर मोमेंटम मेजर किया। अब आपका जो नया वेव फंक्शन क्या है, साई 2। आप मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो आपको अभी भी कौन सा ही स्टेट मिलेगी, साई 2, क्योंकि साई 2 स्टेट L1 ऑपरेटर के आइगन स्टेट होती है। अब T3 टाइम पे आपने फिर इस स्टेट पे क्या करा, T3 टाइम पे आपने फिर इस स्टेट पे एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई किया। आप जैसे ही इस स्टेट पे एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे आपको फिर से क्या मिलेगा, साई 2। क्यों, क्योंकि ये साई 2 स्टेट एंगुलर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, NLM का मतलब आप, ये जो वेव फंक्शन है ये एनर्जी ऑपरेटर का भी आइगन फंक्शन है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का भी आइगन फंक्शन है। इनिशियली वेव फंक्शन साई था, पहली मेजरमेंट आपने करी एनर्जी की, तो ये वेव फंक्शन आपको अब साई 2 स्टेट में मिला, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना था, E2। अब साई 2 स्टेट में फिर आपने एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया, आपको क्या मिलेगा, साई 2 ही स्टेट मिलेगी। साई 2 स्टेट में फिर आपने एनर्जी अप्लाई किया, आपको फिर से क्या मिलेगा, साई 2 स्टेट। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट विद एनर्जी, E2। ठीक है,
आप देखिए T3 टाइम पे देखिए क्या है, आप कौन सी स्टेट पे थे, साई टू स्टेट। एनर्जी ऑपरेट करने के बाद भी आप कौन सी स्टेट में रहे, साई टू स्टेट। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई टू मतलब फाइनल वेव फंक्शन इनिशियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 1, और आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी पी बाई, वो ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी पी बाई 9 इक्वल टू 1। तो पी की वैल्यू क्या रहेगी, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअल में कोई सॉल्व कुछ नहीं करना था, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इनिशियल वेव फंक्शन है उसका आप मेजरमेंट करते हैं तो वेव फंक्शन क्या हो जाता है, जो भी आपका आउटपुट होता है उस स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद उस स्टेट में आप जितनी भी मेजरमेंट करते रहोगे आपको सेम स्टेट रिपीटेडली मिलती रहेंगी। तो T3 टाइम पे आपके पास वेव फंक्शन क्या था, साई टू स्टेट में आपने एनर्जी मेजर करी, आपको क्या मिलेगी, साई टू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 ही मिलेगी और स्टेट भी सेम रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 रहेगी, प्रोबेबिलिटी इज 1। और पी की वैल्यू क्योंकि पी बाई 9 है तो 9 को क्या होना चाहिए, पी को क्या होना चाहिए 9, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी 1 मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।